हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इनक्रेडिबल नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपन रेगुलरली जो पढ़ते जा रहे हैं, उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक क्रिस्टलॉइड के बारे में बताया था। अब क्रिस्टलॉइड से आगे चलें तो क्रिस्टलॉइड में जो एग्जांपल्स हैं उनके एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलॉइड में देखिए, क्रिस्टलॉइड में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। कुछ एग्जांपल्स आपको याद होंगे, अगर नहीं हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो एग्जांपल देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो है, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आरएल का। क्या है? आरएल का। आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट। क्या है? रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट जो कि एक सॉल्यूशन है, इमरजेंसी सॉल्यूशन है। ठीक है। अब रिंगल लैक्टेट जो होता है, रिंगल लैक्टेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग साथ साथ में नोट करते चलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए, रिंगल लैक्टेट जो होता है वो बर्न पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है। किस पेशेंट में? बर्न पेशेंट में। अब बर्न पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बर्न पेशेंट के लिए उपयोग में लेते हैं तो इस फ्लूइड का कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है। तो बर्न कैलकुलेशन के लिए, बर्न वाले पेशेंट के लिए पार्कलेन नामक फार्मूला यूज़ किया जाता है, जो कि बर्न पेशेंट के लिए फ्लूइड कैलकुलेशन के काम में आता है। और इसके अंतर्गत किस हिसाब से फ्लूइड का कैलकुलेशन किया जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, जिस फॉर्मूले को अपने को कैलकुलेट करना होता है। अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला क्या है, तो उस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि 4%, इसको अपन लिखते हैं, जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि 4 ml ऑफ फ्लूइड लेना है, इनटू करना है टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज में। ठीक है, इन परसेंटेज में। किस में रखेंगे? परसेंटेज में। उसके बाद में इसके साथ में इसका किसका गुणा करना है? तो वेट का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? वेट का गुणा करना है, पेशेंट के वेट के साथ में। अर्थात 4 ml लेना है, TBSA को जोड़ना है और वेट का गुणा कर देना है। जो भी फ्लूइड आएगा वो पेशेंट को दिया जाएगा। अब इसमें ये याद रखना है कि पेशेंट को फ्लूइड कितने टाइम में कितना देना है, वो इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन करना आसान है, परंतु इस फ्लूइड को किस हिसाब से देना है और कैसे देना है वो अपन समझेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन अपन लिखते हैं कि एक 70 किलो का पेशेंट है, 70 kg पर्सन है। ठीक है। 25% उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो इन्वॉल्व हुआ है बर्न के टाइम पे। सो फ्लूइड वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट फ्लूइड वॉल्यूम। इसका फ्लूइड वॉल्यूम जो है आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका फ्लूइड वॉल्यूम निकालिए। तो मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला कि 4 ml लिखना है, इनटू करना है 25%। ठीक है, 25% है, इनटू का निशान क्या लगाएंगे अपन? वेट कितना है पेशेंट का? 70 kg। इसके हिसाब से अगर आप इसका निकालते हैं तो 25 चौके 100, 100 इंटू 70, तो कितना हो जाता है? 7000 ml। ये जो फ्लूइड निकला है, ये 7000 जो ml है, ये क्या है? टोटल फ्लूइड आया है। कितना फ्लूइड आया है? टोटल फ्लूइड आया है। और ये फर्स्ट 24 आवर में आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को दिया। अगर बर्न वाला पेशेंट है तो इतना फ्लूइड आपको चढ़ाना है। ये एक बेसिक जो फ्लूइड कैलकुलेशन है बर्न वाले पेशेंट में, वो ध्यान रखना है। अब अगर आप क्रिस्टलॉइड दे रहे हो या फिर जो आप यूज़ कर रहे हो क्या, केलॉइड, इन दोनों में से आपको पहले कौन सा देना है? तो फर्स्ट 24 आवर, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट 24 आवर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि क्रिस्टलॉइड देना है। क्या देना है? क्रिस्टलॉइड देना है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलॉइड में मैंने आपको बोला था कि क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? क्राई मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा, यानी कि स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स आपको देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर में आप क्या देंगे? क्रिस्टलॉइड। और उसके बाद में
सेकेंड जो फर्स्ट 24 आवर होंगे, सेकेंड 24 आवर जो होंगे उसमें आप क्या देंगे, कैलोइड देंगे, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि कोलोइड देंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब कोलोइड में क्या क्या आ जाता है, मान लीजिए आरएल आता है। ठीक है, आप अगर इसी की जगह अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टलोइड में, तो क्रिस्टलोइड में क्या क्या आता है। क्रिस्टलोइड में एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, NH 0.9%, NS 0.3%, NS 3%, DNS और NS 0.45%। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, है ना, आप लोगों को पता होगा। इसके एग्जाम्पल जब मैंने बताए थे तो वो उसमें दे रखा है। और कोलोइड में आरएल पढ़ा अपनों ने, अर्थात आरएल जो है वो अपन दे रहे हैं तो वो बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं पार्कलाइन फॉर्मूला के लिए। परंतु पहले क्या देना है, फर्स्ट 20 गिवन इन द फर्स्ट 24 आवर क्या देंगे, क्रिस्टलोइड देंगे, हमेशा ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए, ये बात तो मैंने आपको समझाई है, जो 700 ml जो आपका 7000 ml जो आपका फ्लूइड आया है, इस 7000 ml फ्लूइड को कैसे देना है पेशेंट में, बर्न वाले पेशेंट में। तो ये याद रखिएगा कि इसको पहले डिवाइड करते हैं आधा आधा। कितना डिवाइड किया अपनों ने, आधा आधा डिवाइड किया। अब ये याद रखिएगा, ये देना है आपको फर्स्ट 8 आवर में। कितने टाइम में, फर्स्ट 8 आवर में इसको आपको एडमिनिस्टर करना है। और बाकी बचे 16 आवर, बाकी 16 आवर में आपको क्या देना है, ये एडमिनिस्टर करना है। तो आप लोगों के हिसाब से अगर इसको आप निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 24 आवर में अगर आपको कितना चढ़ाना है, 3500 ml चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है, 3500 ml चढ़ाना है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लूइड कैलकुलेशन आप निकालेंगे या ड्रॉप फैक्टर निकालेंगे, वो किस आधार पर निकालेंगे, 3500 ml फ्लूइड को ध्यान में रखते हुए। 7000 ml फ्लूइड को ध्यान में नहीं रखना है उस समय। आपको फर्स्ट 24 आवर के लिए 7000 चढ़ाना है टोटल फ्लूइड, परंतु पहले 8 घंटे में आपको 3500 चढ़ाना है और बाकी के 16 घंटे में आपको क्या करना है कि 3500 चढ़ाना है। ये बात याद रहेगी। कुछ इस तरीके से आपको फ्लूइड का कैलकुलेशन बर्न वाले पेशेंट में करना होता है। ठीक है, अब रिंगल लैक्टेट के बारे में कुछ जानकारी अपन पढ़ रहे हैं। तो रिंगल लैक्टेट को एक नाम और जाना जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टेट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, लैक्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है। लैक्टेट सॉल्यूशन क्योंकि इसमें लैक्टेट प्रेजेंट रहता है इसलिए। दूसरी चीज़, इसको हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन भी इसे बोला जाता है। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, इसको सोडियम लैक्टेट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम लैक्टेट भी बोला जाता है। सोडियम लैक्टेट भी बोला जाता है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑल्सो नॉन एज, मतलब इसे और किस किन नामों से जाना जाता है, तो इसे इन और नामों से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में अपन जो पढ़ेंगे, तो मैंने आपको हर एक फ्लूइड की के बारे में बताया था कि हर एक फ्लूइड की दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक याद रखना है ऑस्मोलैरिटी और एक याद रखना है ऑस्मोलेलिटी। दोनों ही इम्पोर्टेंस, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस, दोनों की अपनी अपनी जगह है, तो उनके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं आरएल की, किसकी बात कर रहे हैं, आरएल की। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो होती है 273 मिलीऑस्म पर लीटर। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आरएल की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। और इसका जो पीएच है वो कितना होता है, तो 6.5 का मतलब होता है स्लाइटली क्या रहेगा, एसिडिक। आप लोग समझ पा रहे हैं, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, समझ गए, स्लाइटली एसिडिक रहेगा। अर्थात अगर आप बात करें आरएल की, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी रहेगी 273, अर्थात ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के एवरेज बराबर, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और इसका जो पीएच है वो 6.5 रहेगा। अर्थात ये जो बात है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हर्टमान पाउच या हर्टमान जो नाम लिया है अपना, इस सॉल्यूशन को अपन किस नाम से जानते हैं, हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो हर्टमान से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आती है, 3 चीज़ें। इसके अलावा आप पूरी मेडिकल साइंस में 4 नाम पढ़ेंगे हर्टमान से रिलेटेड। एक तो है हर्टमान सॉल्यूशन
जो कि अपनों ने अब क्या पढ़ा, RL को। एक आता है हर्टमान साइन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात समझिए, तीसरा नाम आता है हर्टमान पाउच, ठीक है, और एक आता है हर्टमान प्रोसीजर। तो इस तरीके से ये मेडिकल साइंस में टोटल 4 नाम जो आते हैं वो आपके हर्टमान से रिलेटेड आते हैं, जो कि चारों चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। पहला मैं आपको समझा चुका हूँ क्या, कि हर्टमान सॉल्यूशन ओरिजिनली होता क्या है, यानी कि RL को ही हर्टमान सॉल्यूशन बोला जाता है, तो ये तो आप समझ गए। दूसरी बात है हर्टमान साइन क्या होता है, तीसरी बात है हर्टमान पाउच क्या होता है, और चौथी बात है हर्टमान प्रोसीजर किसे कहते हैं। तो एक एक देख लेते हैं। सबसे पहला, अब अगर बात करते हैं हर्टमान साइन की, क्या बोल रहा हूँ, हर्टमान साइन की। तो देखिए हर्टमान साइन क्या होता है। हर्टमान साइन जो है वो ओरिजिनली होता है कि स्लाइटली ब्लीडिंग होती है जब इम्प्लांटेशन होता है। कब की बात करता हूँ, कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उससे पहले, प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले जो इम्प्लांटेशन होता है ओवम का, यानी कि ओवम के इम्प्लांटेशन की वजह से जो स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम, है ना, इस तरीके से याद रखिए। उस समय जो स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को ही क्या बोला जाता है, उस ब्लीडिंग को ही हर्टमान साइन के रूप में नाम दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका पहला जो साइन है वो क्या है, हर्टमान साइन, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आता है आपका हर्टमान पाउच। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हर्टमान पाउच। अब पाउच जो है, इस पाउच के बारे में जान लीजिए। ये जो पाउच है ये गाल ब्लैडर का पाउच होता है, और कॉमन साइड जो है कोलीलिथियसिस की होती है। अर्थात जो गाल ब्लैडर है, अर्थात मैं आपको लीवर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ इस तरीके का जो लीवर होता है, उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर के बारे में एक यहाँ से नली मिक्स होती है और ये कॉमन हेपेटिक बनाती है। इस गाल ब्लैडर में एक पाउच प्रेजेंट होता है, इस पाउच को बोला जाता है हर्टमान पाउच। क्या बोला जाता है, हर्टमान पाउच। तो किसका पाउच है, ये है गाल ब्लैडर का, यानी कि लोकेशन इसकी क्या हो गई, इसकी जो लोकेशन है वो क्या हो गई, गाल ब्लैडर, क्या हो गई, गाल ब्लैडर। और यहाँ पर सबसे मेन चांसेस होते हैं, गाल ब्लैडर में सबसे मेन चांसेस होते हैं किसके, जो आपके कोलीलिथियसिस के। किसके होते हैं, कोलीलिथियसिस के, अर्थात कोलीलिथियसिस। देखिए वर्ड एक नाम अच्छा आया है तो याद रखिएगा, कोलीलिथियसिस। अर्थात ये कोलीलिथियसिस क्या होता है, एक तरीके से पथरी का जमना। अब पथरी का जमना मतलब क्या होता है, स्टोन इन गाल ब्लैडर क्या कहलाता है, इन गाल ब्लैडर क्या कहलाता है, कोलीलिथियसिस कहलाता है। तो ये कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो हर्टमान पाउच एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चांसेस है उसके इकट्ठे होने के। किसके, कोलीलिथियसिस होने के बाद में सबसे कॉमन साइड जो होती है गाल ब्लैडर में क्या होती है, हर्टमान पाउच के वहाँ पर जो है होती है। तो हर्टमान पाउच का लोकेशन क्या हो गया, गाल ब्लैडर, याद रखेंगे। उसके बाद थर्ड जो होता है, थर्ड चीज़, एक और चीज़ जो होती है हर्टमान प्रोसीजर। मैंने आपको 4 नाम बताए हैं, चारों नाम एक एक करके अपन क्लियर करेंगे। अब अगला जो है वो है हर्टमान प्रोसीजर। क्या है, हर्टमान प्रोसीजर। अब देखिए हर्टमान प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। हर्टमान प्रोसीजर एक ओरिजिनली अगर मैं आपको बोलूँ तो जो रेक्टल कैंसर होता है, क्या होता है, जो रेक्टल कैंसर होता है, उस रेक्टल कैंसर के दौरान सिग्मोइड कोलोन को काटा जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। यानी कि एक तरीके से रेक्टल एरिया और साथ साथ में सिग्मोइड का जो ऑपरेशन किया जाता है वो हर्टमान प्रोसीजर कहलाता है। किस में किया जाता है, इंडिकेशन। देखिए इसका इंडिकेशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि कौन सा कैंसर, रेक्टल कैंसर। कौन सा कैंसर, रेक्टल कैंसर के समय पर जब भी इंडिकेशन हो गया, रेक्टल कैंसर के समय किसका ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ किसका ऑपरेशन, सिग्मोइड कोलोन का
ऑपरेशन ऑफ सिग्मोइड कॉलोन, किसका? सिग्मोइड कॉलोन, सिग्मोइड प्लस क्या बोल रहे हैं अपन? सिग्मोइड कॉलोन प्लस, प्लस का निशान लगाया, क्या प्लस का निशान लगाएंगे? सिग्मोइड कॉलोन प्लस रेक्टल एरिया, अर्थात ये ऑपरेशन है हर्टमान प्रोसीजर जो है, हर्टमान प्रोसीजर जो है वो एक तरीके का ऑपरेशन है। किसके लिए? ये ऑपरेशन है इंडिकेशन फॉर द रेक्टल कैंसर के लिए। और रेक्टल कैंसर में कहाँ का ऑपरेशन किया जाता है? तो सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टल का जो एरिया होता है, कंबाइन एरिया का ऑपरेशन करना क्या कहलाता है? हर्टमान प्रोसीजर कहलाता है। तो ये एक प्रोसीजर और हो गया। तो ये जो 3 नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अब बारी चलते हैं अपने आरएल की तरफ। आरएल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। आरएल के बारे में देखिए, आरएल एक फ्लूइड है, ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि आरएल एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड है तो इस फ्लूइड में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बार पूछा गया है कि सोडियम का मिल जो है ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, जो इसके साथ में अदर कंटेंट्स होते हैं उनकी क्या ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो एक एक इंडिविजुअली पूछा जाता है, या फिर कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो आरएल है उस आरएल में कौन कौन से फ्लूइड को, यानी कि कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक एक तरीके से। तो इसका जो अमाउंट है वो होता है 0.06, ठीक है, ग्राम में, या फिर एक इस तरीके से याद रखिए 0.6 ग्राम, 0.06 नहीं 0.6 ग्राम होता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक होता है KCl। KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि होता है 0.3 ग्राम। कितना होता है? 0.03 ग्राम, है ना, 0.03 ग्राम। उसके बाद होता है CaCl। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए वर्ड के ऊपर आप पकड़ते जाइएगा क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.02 अप्रोक्स 03 होता है, परंतु 02 ही याद रखिए, जो ओरिजिनली प्रेजेंट होता है उसी को अपन याद रखेंगे, ठीक है, 03। उसके बाद होता है सोडियम लैक्टेट। एक प्रेजेंट होता है सोडियम लैक्टेट। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम लैक्टेट। अब सोडियम लैक्टेट में देखिए आप, सोडियम लैक्टेट भी लगभग इतना ही होता है, 0.2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम होता है। और बाकी अमाउंट जो होता है वो वाटर का होता है। और वाटर कितना होता है? वाटर जो है वो 100 ml होता है। कितना होता है? 100 ml। अर्थात वाटर का आप याद रखेंगे कितना पानी होता है, बाकी चीज़ें कितनी होती है। तो ये टोटल जो अमाउंट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। अर्थात 3 तो क्लोराइड हो गए और एक सोडियम लैक्टेट होता है, तभी तो इसको रिंगल लैक्टेट बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद में इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसमें जो जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, लैक्टेट, इन 4-5 चीज़ों की जो है अपन ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। तो सोडियम, पहली जो ऑस्मोलैरिटी अपन देखेंगे वो देखेंगे अपन सोडियम की। किसकी देखेंगे? सोडियम की। फिर उसके बाद देखेंगे पोटेशियम की। फिर उसके बाद देखेंगे अपन लैक्टेट की, कैल्शियम की, उसके बाद तो कैल्शियम के बाद में सोडियम लैक्टेट जो आपका है उसके बारे में, यानी कि लैक्टेट के बारे में। और एक और कंटेंट आपका क्या है? क्लोराइड का, Cl का, है ना, Cl का। तो इन सभी की अपन ऑस्मोलैरिटी अब देखेंगे, एक एक इंडिविजुअल की कितनी होती है, और यही इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखिएगा। सोडियम की होती है 130 मिलीओस्मोल पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम की होती है 5.4
मिली मोल पर लीटर, और कैल्शियम की होती है 1.8 मिलीमोल पर लीटर, और लैक्टेट की होती है 27 मिलीमोल पर लीटर, और साथ में जो क्लोराइड होता है उसकी होती है 112 मिलीमोल पर लीटर। तो ये आपको पांचों की याद रखनी है इंडिविजुअली, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो है आरएल हुआ। आरएल में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इसके अलग नाम है, क्या क्या इसकी ऑस्मोलरिटी है, क्या इसका पीएच है, इसके जो सिग्निफिकेंट है वो बर्न पेशेंट के लिए उपयोग में किया जाता है। बर्न पेशेंट में भी आपको ये याद रखना है कि गिवन इन द फर्स्ट 24 आवर क्रिस्टलॉइड, आपको सबसे पहले क्या देना है, क्रिस्टलॉइड देना है फर्स्ट 24 आवर में। आफ्टर 24 आवर गिवन कोलॉइड, आपको बाद में कोलॉइड को देना है। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। अब अगर आप बात करते हैं एनएस, डीएनएस या ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी क्या है, क्रिस्टलॉइड होती हैं, परंतु आरएल की बात कर रहे हैं रिंगल लैक्टेट की। ठीक है, तो रिंगल लैक्टेट को आपको किस तरीके से देना है, क्या क्या अदर नेम है, कैसे बर्न वाले पेशेंट को आपको फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करना है, बाकी आपको टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे काउंट करना है, इसके लिए जो है अपन बर्न वाले पेशेंट के जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहाँ पर पूरी डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल सलाइन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एनएस नॉर्मल सलाइन। तो अब आगे चलें रिंगल लैक्टेट के लिए। रिंगल लैक्टेट ख़त्म हुआ, अब नॉर्मल सलाइन के बारे में अपन बात करते हैं। एनएस, ठीक है, नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन में आप देखिए, नॉर्मल सलाइन जो है वो नॉर्मल सलाइन भी एक तरीके का फ्लूइड ही है। इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, इसका पीएच कितना होता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सलाइन जो ओरिजिनली होता है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 5 से लेकर के 5.5 तक का इसका पीएच होता है। ठीक है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक नहीं, ये मॉडरेट एसिडिक होता है। ठीक है, मॉडरेट एसिडिक होता है, या फिर यूँ बोल सकते हैं माइल्ड एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी, ये ऑस्मोलैरिटी और लैरिटी आप लोगों की क्लियर है ना, इसकी होती है 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, है ना। ये दो चीज़ें जो हैं इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या, एक तो है पीएच इसका, और एक इसकी ऑस्मोलरिटी। तो पीएच जो है इसका 5 से 5.5 तक होता है, और ऑस्मोलरिटी इसकी 308 के आसपास होती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगली बात देखिए, ओरिजिनली जो इसमें कंटेंट होता है वो कंटेंट में होता क्या क्या है। तो देखिए इसमें जो है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनएस अर्थात नॉर्मल सलाइन, है ना, नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है, इस नॉर्मल सलाइन में ओरिजिनली दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सोडियम और एक होता है क्लोराइड। अब सोडियम कितना अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, तो 154 इसकी और 154 इसकी जो होती है मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ये ऑस्मोलरिटी इनकी होती है। अर्थात इसकी जो 308 मिली ऑस्मोलरिटी है, कितनी, 308 ऑस्मोलरिटी जो है वो किस आधार पर है, वो इस आधार पर है कि सोडियम की 154 होती है और क्लोराइड की 154 होती है। समझ गए, ये ऑस्मोलरिटी इनकी होती है ओरिजिनली। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बात है, ये हो गया। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर फ्लूइड है, यानी कि 1 लीटर एनएस है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे पास 1 लीटर एनएस है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 0.9% उसमें नॉर्मल सलाइन है, तो उसमें NaCl कितना होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कितना है।
एक अगर इसमें परसेंटेज इस तरीके से दिया है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 0.9 ग्राम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन पे है 9 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.09 ग्राम, और तीसरे के बाद चौथा ऑप्शन है आपका 0.9 मिलीग्राम। अगर आपको इसको आंसर चूज़ करने की बोले तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए बी। क्यों? क्योंकि अगर अपन बात करें इसको इस तरीके से देखिए कि 100 जो 1 लीटर में जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 1000 ml के आसपास होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए परसेंटेज बोल रहा है, क्या परसेंटेज बोल रहा है? 0.9%। 0.9%। अगर इसका परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितनी संख्या आनी चाहिए? 10। अर्थात ये परसेंटेज जैसे ही हटेगा तो ये 9 ग्राम बचता है। ठीक है, ये हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगी, कुछ नहीं होता है तो एक जीरो लग जाती है, और परसेंटेज जैसे ही हटता है तो नीचे 100 की शून्य लगेगी तो ये हो जाएगा। अर्थात 1000 ml वाटर में 9 ग्राम जो है वो आपको क्या मिलने वाला है? NaCl मिलने वाला है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ और देखिए कि नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार और आप देख लीजिए, याद रह जाएगा। नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होती है? वो ओरिजिनली इन दोनों फ्लूइड की आपको पता हो गई है, 273 एक की है और 308 एक की है। अब मैं जो आपको नॉर्मल बताने जा रहा हूँ वो है 275 से लेकर के ओरिजिनली बोला कितना जाता है? 300 350 तक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अगर अपन एक ओरिजिनल ऑप्शन के रूप में याद रखेंगे तो इसको याद रखेंगे 275 से 295। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है तो 275 से 295 बतानी है, परंतु अगर इसका पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक के आधार पर, तो 275 से कम का होना हाइपोटोनिक कहलाएगा और 300 350 से ऊपर का होना हाइपरटोनिक कहलाएगा। ठीक है, अब ये बात अगर आपको समझ में आती है तो क्लियरली आप जो है फ्लूइड का कैलकुलेशन व्यवस्थित रूप में कर पाएंगे और फ्लूइड को डिवाइड भी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 0.9% नॉर्मल सलाइन प्लस 0.45% नॉर्मल सलाइन क्या होगा? क्या ये हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा? अब आपको इसका जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सलाइन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो होती है 270, ठीक है, 308 और इसकी जो होती है 308 के बजाय कितना? 154। 308 प्लस 154 कितना हो गया? आप दोनों जोड़ के आप डायरेक्टली बोल देंगे कि सर ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक अंडरस्टैंड ना? ओके, तो अब बात कर लेते हैं नॉर्मल सलाइन का जो फ्लूइड है उसको देने का। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस हिसाब से आपको नॉर्मल सलाइन को, फ्लूइड को, या फिर एक ओरिजिनल फ्लूइड को कैसे देते हैं। ये इसके बारे में मैंने एक टॉपिक बना रखा है, पूरा अच्छे से वीडियो क्रिएट कर रखा है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसे देखिएगा। नॉर्मल फ्लूइड कैलकुलेशन, उसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ जो अपन बार बार बोल रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी। सो व्हाट इज़ द ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी को कैसे चेक किया जाता है वो अपन ओरिजिनली देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी कैसे चेक करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। ये फॉर्मूला है 2 इंटू सोडियम, प्लस का निशान मारिए और कोष्टक में लिखिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू उसकी होती है 2.8 के आसपास, प्लस का निशान लगाइए, ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज
कोज लिखिए और इसके बटे में आप +18 से भाग दे दीजिए। तो ये जो है, ये जो सूत्र लगेगा ये आपकी ऑस्मोलैरिटी के लिए होगा, ऑस्मोलैरिटी के लिए होगा। ऑस्मोलैरिटी के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र कौन सा है, आप लोगों अगर अब समझ में आया हो तो इसको अपन कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ओरिजिनली किस हिसाब से करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक कोई भी फ्लूइड एग्जांपल लेते हैं अपन, या फिर इस तरीके से ले लीजिए कि 2 है, ठीक है, और सोडियम नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 135 to 145 होती है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 140, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लस का चिन्ह लगाया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है 20 अपनों ने एवरेज मान लिया। अब इसके बटे में अपन 2.8 लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस का निशान लगाया। नॉर्मल उस पेशेंट की जो ब्लड शुगर आई है वो 100 आई है और उसको कितने से डिवाइड किया 18 से डिवाइड कर दिया। अब अपन जब इस काटेंगे, इसको पूरी तरीके से हटाएंगे, तो जब अपन इसको हटाते हैं तो ओरिजिनली जो पोर्शन इसका आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि 280 प्लस में। इसको काट पीट के जब अपन करेंगे तो 6 + 6 आएगा। कितना आएगा 6 + 6। वो कैसे आता है मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, वो 18 आएगा। 18 आने के बाद में आपको क्या करना है कि इससे भाग देना है, तो ये 6 बार इसका ऊपर गुणा होगा तो 1800 आ जाएगा। ये एक बार कटेगा, उसका 2 बार गुणा करेंगे तो 200-250 के आसपास आ जाएगा। और उसको काटने पर आपको 6 + 6 प्रेजेंट होंगे, तो टोटल जो हो जाएंगे वो 292 उसकी ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी। किसी चीज़ की नॉर्मल फ्लूइड की बात करते हैं, नॉर्मल किसी चीज़ की बात करें तो 292 जो होती है वो ओरिजिनल ऑस्मोलैरिटी होती है किसी भी फ्लूइड की बॉडी फ्लूइड की 292 ओरिजिनल ऑस्मोलैरिटी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपनों ने नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी को निकाला है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं लिखी है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोगों को उनको सॉल्व करना है। किस तरीके से करते हैं आप देखिए। व्हेन सेल प्लेस इनटू, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी सेल है उसको आपको सेल को प्लेस करना है आइसोटोनिक में। किस में प्लेस कर रहे हैं, आइसोटोनिक में। तो क्या होगा उस सेल के साथ में, सेल श्रिंक हो जाएगी, पहला ऑप्शन श्रिंकेज। दूसरा ऑप्शन जो बोलते हैं ना कि स्वेलिंग हो जाती है ना, स्वेलिंग हो जाएगी सेल में। या फिर थर्ड जो अपना है सेम एज नॉर्मल। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि सेल जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जा रही है, तो सेल का आंसर जो होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी जो सेल है वो क्या रहेगी, सेम एज नॉर्मल रहेगी। दूसरी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं कि सेल जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जा रही है, सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जा रही है, तो सेल के साथ में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है स्वेलिंग। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है श्रिंकेज। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सेम एज नॉर्मल। तो अब आप मुझे जवाब दीजिए कि इसका क्या जवाब होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और सेल जो है ओरिजिनली आइसोटोनिक है। तो जहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी वहाँ से फ्लूइड कहाँ पर शिफ्ट करेगा, हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ। ऑब्वियस बात है कि लो से हाई की तरफ करेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगी हाइपोटोनिक की तुलना में। तो इस वजह से सेल में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें श्रिंक नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर आपने सेल को रखा तो सेल के साथ क्या होगा। हाइपरटोनिक है, उसकी तुलना में ये सेल जो है हाइपोटोनिक हो गई है, तो हाइपोटोनिक से हमेशा की तरफ फ्लूइड किस तरफ चलेगा, हाइपरटोनिक की तरफ चलेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन 1 श्रिंकेज होगी, स्वेलिंग होगी, या फिर थर्ड सेम एज नॉर्मल रहेगी। तो इसमें आप देखिए कि हाइपरटोनिक है तो ये पानी यहाँ से निकल के हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी।
अर्थात यहाँ पर सेल जो है श्रिंकेज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लूइड में अपनों ने रखा और फ्लूइड के साथ में जो सेल में परिवर्तन है वो देखा, साथ में NS और RL को देखा कि किस तरीके से NS और RL जो है वो परिवर्तित होते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे फ्लूइड ऑस्मोलरिटी की। अब फ्लूइड ऑस्मोलरिटी में सभी तरह के फ्लूइड जो हैं, 3 तरह के फ्लूइड हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। इन तीनों में कुछ फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड की अपन एक ऑस्मोलरिटी, एक एवरेज ऑस्मोलरिटी जो है वो निकाल रहे हैं। इसके बाद अपन क्लास को ऑफ करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। तो अभी फ्लूइड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। 3 प्रकार के फ्लूइड में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक 3 प्रकार के फ्लूइड हैं। तीनों फ्लूइड में अलग अलग जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि आइसोटोनिक में NS होता है, RL होता है, D5W होता है या D5 + 1/4 NS होता है। ठीक है। हाइपोटोनिक में आप जानते ही हैं NS हाफ प्रेजेंट होता है परसेंटेज में, 0.3% होता है, 0.225% होता है और उसके 5 अलग। केवल अगर एक बात करें D5W की, तो ये भी कुछ तरीके से इसी तरीके से होता है। हाइपरटोनिक की बात करें तो बहुत सारे फ्लूइड है, जैसे कि आप जानते हैं NS 3% अगर बात कर लें, 5% बात कर लें, DNS जो होता है वो उसकी बात कर लें, NS + RL हो सकता है, NS + RL हो सकता है, वो भी एक तरीके का यही फ्लूइड होगा। मैनिटॉल आप जो यूज़ करते हैं ICP के बढ़ने में, वो भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मैनिटॉल 10%, मैनिटॉल 15%, मैनिटॉल 20%, ये जो है टोटली पूरी तरीके से D25, ये भी एक तरीके से हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है। तो सबकी अपनी अपनी ऑस्मोलरिटी है। अपन एक एक को देखते चलते हैं और क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन ले रहे हैं अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक एक का याद रखिएगा, 1, 2, 3 और 4 मेन इंपॉर्टेंट 4 हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। NS, RL, D5W और D5 + 1/4 NS। इन सभी की अलग अलग ऑस्मोलरिटी है, हर एक की याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए, NS की मैं आपको अभी बताया हूँ 308, RL की भी अभी बताया हूँ 273 या 275 एवरेज याद रखिए। D5W की 260 है और जो D5 + 1/4 NS है, इसकी 330 के आसपास है। तो ये जो है आइसोटोनिक फ्लूइड जितने भी हैं उनकी ऑस्मोलरिटी है। तो ये ऑस्मोलरिटी है ना, मिली ऑस्मोल्स में आती है, आप लोगों को पता होगा ना, मिली ओस्म पर लीटर, मिली ओस्म पर लीटर, मिली ओस्म पर लीटर, है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरा हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में भी मैंने आपको बताए थे कुछ 3 या 4 सॉल्यूशन ही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला सॉल्यूशन देख लीजिए, NS 0.45%, NS वही बात चलेगी 0.33%, ठीक है। उसके बाद NS 0.225% और D5W, है ना। तो ये सारे जो हैं हाइपोटोनिक हैं। क्या है? हाइपोटोनिक है। इनकी भी आपको याद रखनी है। ओरिजिनली जो होता है, इसकी आपको आधा NS है तो 154 हो जाएगी, ये 1/3 है तो आप समझ रहे हैं 103 के आसपास आ जाएगी, ये 1/4 है तो कितना आ जाएगी, 77 के आसपास आ जाएगी। और ये D5W है तो सेम एज बॉडी, इन द बॉडी एक्ट एज हाइपोटोनिक, फिजियोलॉजिकल एक्शन इन द बॉडी एक्ट एज ए हाइपोटोनिक। अब ये जो है D5W, ओरिजिनली D5W का अगर आप बात करेंगे 1/4 NS की बात कर रहा है। 1/4 NS का मतलब कितना हो जाता है, आप इसके 77 आता है ना, 77 प्लस 77 अगर इसमें से माइनस कर लेंगे 730 में से, जो मैंने अभी आपको देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिए। D5W यानी कि इसकी मैंने अभी आपको बताई थी 1/4 NS, है ना, इसकी मैंने आपको बताई थी 330, इस 1/4 NS की मैंने अभी आपको बताई है 77, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो ओरिजिनली इसके 3, 13 में से 6 और ये 263, और जबकि 263
अभी इससे ऊपर चलिए आप, इससे अभी जस्ट ऊपर चलिए, ये वाला 260, मैंने आपको यहाँ D5W क्या बताया, 260। तो 260 जो है ओरिजिनली D5W, ये जो है ये ओरिजिनली बॉडी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है। तो ये एक्ट एज ए हाइपोटोनिक, इसलिए इसको हाइपोटोनिक में रखा गया है, बाकी ओरिजिनली ये हाइपोटोनिक नहीं है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फ्लूइड में आ जाते हैं हाइपरटोनिक। कौन से फ्लूइड में? हाइपरटोनिक फ्लूइड में। हाइपरटोनिक फ्लूइड में आप देखिए ओरिजिनली बहुत सारे आते हैं, एक एक का अपन देख लेते हैं। पहला NS 3% है ना, दूसरा NS 5%, तीसरा DNS, ठीक है, चौथा NS प्लस RL, दोनों की मिक्स कर लीजिएगा, पता पड़ जाएगा। उसके बाद मैनिटोल आ जाता है। मैनिटोल में तो बहुत सारे हैं, 10% के अलग है, 15% के अलग है और 20% के अलग है ना। और एक और बच गया D25। हर एक की अपन अलग अलग लिख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअली लिखेंगे तो आप लोग अच्छा याद रखेंगे। 3% की बात कर रहे हैं तो 1% हो रहा था, जिसकी 300 के आसपास हो रही थी। आप जोड़ते जाइए, तीन का गुणा कर दीजिए, 900 के ऊपर आएगी, अर्थात 1038 के आसपास इसकी आती है, यानी कि 1030 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद N5 आ रहा है, NS5 आ रहा है, तो ये 1700 के आसपास बैठ रहा है, 1710 के आसपास। DNS की बात करते हैं तो 560 मिलीओस्मोल्स होती है, और NS प्लस RL दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 527 या 530 के आसपास कुछ ऐसी आएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं मैनिटोल 10% की। मैनिटोल 10% है 549 की, और मैनिटोल 15% जो है वो है 823 की, और 20% जो है वो है 1098 की, और लास्ट में D25 जो है उसकी है 1263। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो NS5 जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, NS 5% जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिख रहा है, बाकी सभी में कम ही है, ठीक है। और टॉनिसिटी ऑफ ORS सॉल्यूशन, ORS सॉल्यूशन की बात कर देते हैं। तो ORS सॉल्यूशन जो है ओरिजिनली आइसोटोनिक फ्लूइड है। अगर अपन बात करें, ये तो सारे फ्लूइड की हो गई, और अगर अपन बात कर लेते हैं ORS के बारे में, तो ORS की होती है 275 मिलीओस्मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में इतना उसका आता है। ये जो है ऑस्मोलरिटी भी डिपेंड करती है, 3 तरह की होती है। एक तो होती है लोअर, एक मिडल और एक हायर। क्या है इसमें? देखिए, इसमें 3 डिवीज़न है। एक है लोअर जो 245 आता है, ये लोअर वाली में आता है। मिडल जो 260 के आसपास वाली आती है, इसमें आता है। और हायर यानी कि ओरिजिनल जिसे अपन हाँ आइसोटोनिक बोलते हैं, वो आती है 290 के ऊपर वाली, ठीक है। और ये इससे कम। तो इस तरीके से ये मिलीओस्मोल्स जो हैं गिने जाते हैं। तो इसमें 245 आ रहा, तो ये लोअर वाला है। तो लोअर जो आइसोटोनिक है वो फ्लूइड कौन सा है? आपका ORS है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके फ्लूइड के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसी के साथ धन्यवाद। आप जो है पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पूरी तरीके से कैन्युला के बारे में, IV लाइन्स के बारे में और उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।